अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 बिजनेस स्टडीज़, बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट से हमारा क्या मतलब है कि बिजनेस के आसपास की वो सारी फोर्सेस यानी ताकतें, वो चीज़ें जो बिज़नेस को असर करती हैं, और वो इंस्टीट्यूशंस जो फर्म के अलावा फर्म के बाहर हैं, जिनके साथ एक ऑर्गेनाइजेशन को अपना जो मेन पर्पस है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको अचीव करने के लिए डील करना पड़ता है। अब बिज़नेस का जो एनवायरनमेंट है उसमें कई सारी ऐसी फोर्सेस होती हैं जो बिज़नेस को इफ़ेक्ट करती हैं। फर्स्ट है इकोनॉमिकल, यानी जो मनी की टर्म्स में जो पैसा है उसे हम इकोनॉमिकल फोर्स कहते हैं, कि बिज़नेस के पास कितना पैसा है या उसके आसपास की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके पास कितना पैसा है। सोशल, सोसाइटी में किस तरह का कल्चर है, किस तरह की सोच है लोगों की, किस तरह के लोग खाना पीना है और लोग किस तरह से सोचते हैं। पॉलिटिकल, इसमें हम आता है कि पॉलिटिक्स यानी कि जिस कंट्री में या जिस सोसाइटी में आप फंक्शन कर रहे हो एज अ बिज़नेस, उसकी पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी हैं, वहाँ पर किस तरह की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। ये आपके इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस में आता है। एक बार फिर से समझते हैं इसको। इकोनॉमिकल फोर्सेस में कि ऑर्गेनाइजेशन के अलावा जो बाहर आपके जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या जो बैंकिंग सिस्टम है, या जो इकनॉमी, हर कंट्री की अपनी एक अलग इकनॉमी होती है, वो किस लेवल पर है वो इकोनॉमिक कंडीशन। उसके अलावा सोसाइटी में किस तरह की चीज़ें चल रही हैं। सोशल मतलब सोसाइटी में जो लोग रहते हैं वो क्या सोच रखते हैं। पॉलिटिकल कि इस समय जिस कंट्री में आप फंक्शन कर रहे हो वहाँ पर पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, क्योंकि पॉलिटिक्स से ही इकोनॉमी की जो आप कह सकते हैं कि जो पॉलिसीज़ हैं वो डिसाइड होती हैं, और उन्हीं पॉलिसीज़ से जो वहाँ पे काम करने वाले बिजनेस हैं उन्हें उन पॉलिसीज़ को फॉलो करना पड़ता है। इसी तरीके से टेक्नोलॉजिकल, यानी किस तरह की टेक्नोलॉजी वहाँ पर यूज़ की जा रही है, उसे टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस कहा जाता है, क्योंकि जैसी टेक्नोलॉजी होगी वैसा ही प्रोडक्शन की क्वालिटी होगी और उसी के हिसाब से प्रॉफिट मार्जिन पे असर आएगा। फिर आते हैं इंस्टीट्यूशंस। बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ फोर्सेस हमने समझा, अब आते हैं इंस्टीट्यूशंस, जिसमें सप्लायर्स आते हैं। सप्लायर्स वो लोग होते हैं जो बिज़नेस को रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स सप्लाई करते हैं। कस्टमर्स जो बिज़नेस से सामान खरीदते हैं, और तीसरे बिज़नेस के अपने कॉम्पिटिटर्स, जिनके साथ बिज़नेस में या फिर बाहर के एनवायरनमेंट में compete किया जाता है। अब इसमें कई सारी ऐसी रुकावटें हैं जो कि बिज़नेस को फेस करनी पड़ती हैं। उसके लिए बिज़नेस को तैयार रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो कुछ फीचर्स हम पढ़ते हैं बिज़नेस एनवायरनमेंट के बारे में। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। बिज़नेस एनवायरनमेंट क्या है? ये जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो हमने अभी समझे, उनका टोटल मिलाकर बिज़नेस एनवायरनमेंट बनता है। इसमें कुछ स्पेसिफिक तरह की फोर्सेस होती हैं, जैसे कि इन्वेस्टर्स जो आपके बिज़नेस में पैसा बाहर से इन्वेस्ट करते हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स, आपके कस्टमर्स, ये स्पेसिफिक फोर्सेस हैं। जबकि दूसरी जो जनरल फोर्सेस हैं, इनमें सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल और टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस आती हैं,
जिनसे एक फर्म इनडायरेक्टली इफेक्ट होती है, लेकिन अपने इन्वेस्टर्स, अपने कॉम्पिटिटर्स और कस्टमर से फर्म डायरेक्टली इफेक्ट होती है। फिर आता है इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस से हमारा क्या मतलब है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स हैं वो आपस में काफ़ी हद तक जुड़े हुए हैं। जैसे कि अगर किसी बिजनेस के सामान को जो वो प्रोड्यूस करते हैं, अगर वो हेल्थ केयर से रिलेटेड है और उस देश के अंदर जहाँ पर वो अपना बिजनेस कर रहे हैं उस एनवायरनमेंट में अगर लोग हेल्थ को लेकर अवेयरनेस बढ़ा देते हैं, जैसे कोरोना वायरस के टाइम पर अब लोग अपनी इम्यूनिटी पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब इस समय जो भी प्रोडक्ट्स हेल्थ केयर से रिलेटेड होंगे या सर्विसेज होंगी उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो जो इकोनॉमी के अंदर सोशल कंडीशंस चल रही हैं उनके हिसाब से बिजनेस की प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ या घट सकती है। इसी तरीके से अगर इकोनॉमी के अंदर अचानक लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ जाता है तो लग्जरी गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। तो चेंज आया सोसाइटी में, लेकिन उसका असर किस पे पड़ा? बिजनेस की डिमांड पर। इसके बाद है डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट। डायनेमिक से हमारा क्या मतलब है? जो लगातार बदलता रहता है, क्योंकि हम देखें तो नई टेक्नोलॉजी, नया फैशन और लोगों के टेस्ट में चेंज आता रहता है। अगेन अनसर्टेनिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत अनसर्टेन होता है, यानी उसमें कभी भी कुछ भी चेंज आ सकता है जिसको आप पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, या थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट कर भी सकते हो तो रियलिटी में प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। जैसे अगेन मैंने एग्जांपल बताया, कोरोना वायरस के बारे में किसी ने भी प्रेडिक्ट नहीं किया होगा कि ये इस लेवल पर हमारी दुनिया को अफेक्ट कर सकता है। तो इसीलिए जो फ्यूचर एनवायरनमेंट है उसमें कुछ चेंजेस जो आते हैं और इनका इम्पैक्ट क्या होगा ये कोई भी एग्जैक्टली नहीं बता सकता। तो ये हो गया हमारा पॉइंट अनसर्टेनिटी। अगला फीचर है हमारा कॉम्प्लेक्सिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट एक कॉम्प्लेक्स पॉइंट है, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर उसको समझना पड़ता है। कोई एक चीज़ या दो चीज़ से बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं बनता है, तो ये अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लेक्स मैटर है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिलेटिविटी। बिजनेस एनवायरनमेंट हर जगह पर अलग अलग तरीके से उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, यानी एक कंट्री में बिजनेस एनवायरनमेंट अलग होगा, दूसरी कंट्री में अलग होगा, रीजन अलग होगा, एक रीजन में अलग बिजनेस एनवायरनमेंट होगा, और ऐसे ही एक फर्म के बजाय दूसरी फर्म पे बिजनेस एनवायरनमेंट का असर अलग अलग हो सकता है। जैसे एग्जांपल हमें यहाँ बताया गया है, अगर किसी कंट्री में लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स की बजाय जूस पीना स्टार्ट कर देंगे, तो इससे जो सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनीज़ हैं उन्हें अपने बिज़नेस को बंद करना पड़ सकता है, और जो जूस बनाने वाला काम है शायद वो स्टार्ट करना पड़े, या जो जूस बनाने वाली कंपनीज़ हैं उनको वहाँ पर मार्केट में ज़्यादा अच्छा शेयर मिल जाए। तो ये हो गए हमारे कुछ फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। फिर आता है इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। हमने अभी समझा कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या चीज़ है। अब समझते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। किसी बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए आपको सबसे पहले, या जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी आए मार्केट में, आपको जल्दी से जल्दी उसे ग्रैब करना ज़रूरी है, अगर आपको मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है। जो फर्म अपॉर्चुनिटी की स्टार्टिंग में ही उसको आइडेंटिफाई कर लेगी, उस फर्म को आगे चल के मार्केट के अंदर
ज़्यादा शेयर मिल पाएगा। जैसे अगर हम बात करें फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन, इन्होंने इंडिया में सबसे पहले आप कह सकते हैं कि जो इंटरनेट के थ्रू शॉपिंग की जाती है उस मार्केट में अपना शेयर ग्रैब कर लिया। तो अब अगर कोई दूसरी फर्म इसमें एंटर भी करना चाहे तो ज़्यादातर मार्केट का जो हिस्सा है, जो कस्टमर हैं, वो इन कंपनीज़ के पास ऑलरेडी जा चुके हैं। तो जो शुरुआत में कंपनी के साथ, जो कंपनी शुरुआत में अपने मार्केट में क्या चल रहा है, क्या बेचा जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, उसको स्टार्टिंग में आइडेंटिफाई कर लेगी, उसे फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगी। यानी कि जो सबसे पहले उसने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, उसका फ़ायदा उस फर्म को मिलेगा। तो उन्हें इस तरह की सिचुएशन में पायनियर कहा जाता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स। जब आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हैं तो आपको पहले से ही ये देख लेना चाहिए कि आने वाले टाइम पर आपके बिजनेस में कितना जोखिम है, या फिर कितना ज़्यादा आपको रिस्क लेना पड़ सकता है, या फिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आने वाले टाइम पर बिज़नेस को नुकसान पहुंचा सकती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर बजाज ऑटो ने अपने टू व्हीलर्स जब तैयार किए तो उसमें उन्होंने देखा कि होंडा या दूसरी कंपनी जब इस इंडस्ट्री में आ रही थी तो उन्होंने उन टू व्हीलर्स में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की, ताकि मार्केट में जो रिस्क है दूसरी कंपनीज़ के आने से, हो सकता था कि उनके अपने प्रोडक्ट की डिमांड घट सकती थी, क्योंकि अगर उनके प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट नहीं लाई जाएगी तो लोग दूसरी फर्म्स जो इम्प्रूवमेंट लाएंगी उनका प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। बिजनेस एनवायरनमेंट मेक्स अवेलेबल वेरियस रिसोर्सेज। बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी आपके यूजफुल रिसोर्सेज हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं, जैसे कि आपको कैपिटल चाहिए, आपको लेबर चाहिए, मशीन्स चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, इन सब के बिना आप बिज़नेस नहीं चला सकते। तो आपको बिज़नेस चलाने के लिए जो आपके आसपास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जहाँ पर आपने बिज़नेस शुरू किया है, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि उसके आसपास या कितने डिस्टेंस में लेबर, कैपिटल, मशीन्स, रॉ मटेरियल ये सब अवेलेबल हैं, क्योंकि इसी से ही आपके बिज़नेस को आगे चलाने में हेल्प मिलेगी। इसके बाद है कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। कॉन्टिन्यूस स्टडी और स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स इन नोइंग द चेंजेस। अब देखो, अच्छा बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है किसी बिज़नेस के लिए। जो बिज़नेस अपने आसपास होने वाले चेंजेस को लगातार स्कैन करता रहेगा, ध्यान देता रहेगा उसके ऊपर, वो बिज़नेस उसके हिसाब से स्टेप्स उठा सकता है और उन चेंजेस को फेस कर सकता है। जैसे अगर नोकिया का एग्जांपल लें, नोकिया उस समय एक टाइम पर मार्केट में बहुत अच्छा शेयर था नोकिया का, मोबाइल फ़ोन्स की मार्केट में। लेकिन नोकिया ने अपने आसपास होने वाले चेंजेस को ध्यान से स्कैन नहीं किया, क्योंकि उस समय सैमसंग या एमआई या और दूसरे फ़ोन्स भी अपने प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहे थे, ये कंपनीज़। तो इन कंपनीज़ के ऊपर अगर नोकिया ने पैनी नज़र रखी होती और इनके इंट्रोड्यूस किए हुए प्रोडक्ट्स पर नज़र रखी होती, तो नोकिया को बाद में उनका जो मार्केट में शेयर कम हुआ वो सिचुएशन फेस ना करनी पड़ती। फिर आता है असिस्टेंस इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। जब आप अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को लगातार चेक करते रहते हो तो ही आप समझ पाते हो कि आपकी अब प्लानिंग और पॉलिसी क्या होनी चाहिए। बिकॉज अगर आपको अपने बिजनेस एनवायरनमेंट की समझ है तो आप उसको ध्यान में रखते हुए ही अपने बिजनेस को एक्सपेंड करोगे या उस पर आगे इन्वेस्टमेंट करोगे। जैसे इसमें एग्जांपल बताया गया है, जब आईटीसी होटल्स को ये समझ में आया कि इंडिया में टूरिज़्म सेक्टर बहुत बढ़ रहा है,
तो जब टूरिस्ट आएंगे तो उनके लिए आपको नए होटल्स की ज़रूरत पड़ेगी उनको स्टे करने के लिए। तो उस समय आईटीसी होटल्स ने इंडिया में नए होटल्स को बनाना स्टार्ट किया। तो इस तरह से हमने समझा बिजनेस एनवायरनमेंट के अलग अलग कंपोनेंट्स में कुछ इंटरनल या जिन्हें हम स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में काउंट करते हैं, कस्टमर्स, ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज़ एंड ट्रेड यूनियन। उसके अलावा कॉम्पिटिटर्स, ये सब आपके इंटरनल या स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में आते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, कस्टमर्स, ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज़ एंड ट्रेड यूनियन एंड फाइनली कॉम्पिटिटर्स। एक बार फिर से, कस्टमर्स, ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज़ एंड ट्रेड यूनियन एंड कॉम्पिटिटर्स। तो आप लोगों ने साथ साथ रिपीट करना है, कस्टमर्स, ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज़ एंड ट्रेड यूनियन एंड कॉम्पिटिटर्स। दूसरी तरफ साथ साथ रिपीट करेंगे, एक्सटर्नल और जनरल एनवायरनमेंट। इसमें आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड फाइनली लीगल एनवायरनमेंट। अच्छे से याद करना है, बार बार रिपीट करके। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा, हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। कोई भी बिजनेस अगर अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को सही तरीके से रीड करेगा, स्टडी करेगा, उस पर ध्यान देगा, बार बार रेगुलरली उसके अपडेट लेता रहेगा, वो बिजनेस ही सिर्फ अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है और अपनी परफॉर्मेंस को। इसके बाद आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया। अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इंडिया का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा रहा है, तो यहाँ पर 1991 में जो इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंज आया उसके बारे में बात करेंगे। एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। क्या बोलेंगे? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के साथ इंडिया की जो गवर्नमेंट थी उसने 1991 जुलाई में एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी तैयार की, जिसमें कुछ मेन फीचर्स जो थे वो क्या थे कि जो सेक्टर पहले गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, जिन इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट सेक्टर के लिए रखा गया था, अब उसे घटाकर, पहले 17 था, उसे घटाकर 6 इंडस्ट्रीज़ तक कर दिया गया। पब्लिक सेक्टर के रोल को सिर्फ 4 इंडस्ट्रीज़ तक रख दिया गया और जो 6 इंडस्ट्रीज़ थी उन्हें लाइसेंसिंग स्कीम में के अंडर रखा गया। बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ को लाइसेंसिंग फ्री कर दी गई, यानी लाइसेंसिंग का सिस्टम हटा दिया गया। सेकंड पॉइंट था, पब्लिक सेक्टर के रोल को लिमिट कर दिया गया सिर्फ 4 इंडस्ट्रीज़ तक। पब्लिक सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, इसलिए वहाँ से इन्वेस्टमेंट निकालकर प्राइवेट सेक्टर को उन्हें चलाने के लिए दिया गया। फॉरेन कैपिटल या इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो थी, यानी बाहर से आने वाली जो इन्वेस्टमेंट थी, उसके ऊपर पॉलिसीज़ को लिबरलाइज कर दिया गया, यानी कि वहाँ से पॉलिसीज़ को हल्का कर दिया गया कि कोई भी नई फर्म बाहर से आके थोड़ी बहुत कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ बाहर से पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकती है। और FIBP यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड बनाया गया, जो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंडिया में लेकर आ सकता था। ऐसे ही टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स और फॉरेन कंपनीज़ के लिए ऑटोमेटिक परमिशन दे दी गई। बहुत सारे बेनिफिट्स जो थे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को दिए गए। और इसके बाद 3 मेन स्ट्रेटजीज़, जैसे मैंने बताया, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन,